हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि अपनी हिंदी की इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हिंदी की हम तीसरी क्लास लेकर आए। आपको पता है कि हम हिंदी का जो भाषा विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। ये इतिहास नहीं है, भाषा का विकास पढ़ रहे हैं कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है। उसकी 2 वीडियो पीछे आपको दे चुका हूं मैं, तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है सर। तो देखो सर, आज का जो टॉपिक है वो राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि राजभाषा किसको कहा जाता है, राजभाषा हम किसको कहते हैं। तो जो राजभाषा है वो राजकाज की भाषा, मतलब मैं इसका कह दूं कि इसका जो अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, राज काज की भाषा। इसका जो अर्थ है वो है राजकाज की भाषा। मतलब अपना जो भी राष्ट्र है उसमें जो जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, जिस भाषा में होते हैं, उसको कहते हैं राजकाज की भाषा, ठीक है सर। तो हमारी जो राजभाषा है वो क्या है दोस्तों, तो अपनी जो राजभाषा है वो हिंदी है। ये आपको सभी को पता है, राजभाषा है हिंदी, लेकिन अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, अपनी दोस्तों कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए क्या है, हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाइयों, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो अगर पहली बार का जिक्र आपसे वो करता है कि पहली बार कब मनाया गया है, तो पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया, 1953 को मनाया गया था, ठीक है। अब दर्जा तो जो हमने दर्जा दिया है वो तो दे दिया 14 सितंबर 1949 को, लेकिन संवैधानिक रूप से कब मान्यता मिली, संवैधानिक रूप से मान्यता, राजभाषा को जो अपनी हिंदी है उसको संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली राजभाषा की। तो दोस्तों आप तारीख ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है हिंदी को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है सर। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जैसे पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, तब इस हिंदी भाषा के लिए कुछ संविधान के कुछ तथ्य दिए गए थे। मतलब कुछ आर्टिकल बताए गए, आर्टिकल के साथ साथ तुम्हें भाग बताया गया और अनुसूची बताई गई है। तो उनको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। एक क्वेश्चन मैं इसी से बताता हूं आपको कि सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया, 10 जनवरी 2006 को जो है पहली बार मनाया गया, ठीक है। अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, अपने पूर्व जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी कि 10 जनवरी को राष्ट्रीय नहीं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा।
10 जनवरी को ही क्यों मनाया गया था ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी तक हिंदी जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो टोटल 12 हो चुके हैं। तो पहला विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन, दोस्तों पहला जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन था, पहला विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वो हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और ये हुआ था दोस्तों नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर। नागपुर मतलब अपने भारत के। इसी वजह से 10 जनवरी को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है सर। तो आपको मैंने दोनों बात बताई कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो हिंदी के लिए कुछ प्रावधान आए थे। तो मैं यह बोलता हूं सर आपको कि राजभाषा 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 से राजभाषा से संबंधित राजभाषा से संबंधित संविधान, कुछ संविधान आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका संविधान आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही आसान है, आप यकीन करें, बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे पूरी वीडियो में। मैं आपको सारी चीजें, अभी तक 2 वीडियो आई हैं, जिन बच्चों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, इस वाली वीडियो से पहला आप उस वाली वीडियो को देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अब राजभाषा से संबंधित संविधान में क्या पढ़ेंगे सर? तो पहले तो पूछता है कि सर भाग बताइए आप कि कौन सा भाग संबंधित है। तो दोस्तों भाग है अपना 17। कौन सा भाग है? भाग 17। आर्टिकल कहां से कहां तक है? कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल है दोस्तों 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। उसके बाद दोस्तों पूछ सकता है कि अनुसूची कौन सी है? तो मेरे भाई अनुसूची एक संबंधित है भाषाओं से और उस अनुसूची का नाम है 8वीं अनुसूची। ठीक है सर। तो भाग 17 में जो है भाषाओं का, राजभाषा का प्रावधान है। आर्टिकल 343 से 351 तक है और अनुसूची तुम्हारी कौन सी है? 8वीं है। तो दोस्तों भाग तो अपना 17 हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 343 से 351 आपको सारे याद नहीं करने, केवल मेन याद करने जो मैं आपको बताऊंगा, और वही बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा पहले दोस्तों, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। मैंने लिखा पहले आर्टिकल 343 का जो भाग पहला है, इसमें क्या दिया गया सर? इसमें बोला गया है कि हिंदी या इस तरीके से देखो कि जो भारत की राजभाषा है, इसमें लिखा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल जो अपना 343 है, आर्टिकल 343 में बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ठीक है सर। उसके बाद मैं बात करता हूं आर्टिकल 344 की। आर्टिकल 344 की तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 344, तो आर्टिकल 344 में क्या है? इसमें दोस्तों राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। राजभाषा आयोग बनाया गया। और राजभाषा आयोग किसकी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता मेरे दोस्तों की थी, डॉक्टर थे बीजी खेर। डॉक्टर बीजी खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों इस राजभाषा आयोग का जो गठन था, गठन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 7 जून 1955। 7 जून 1955। केवल आपको आर्टिकल 344 में ये याद रखना कि राजभाषा
आयोग बना था, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बीजी खेर। उसके बाद 7 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करता हूं भाई साहब आपसे कि आर्टिकल 345, एक आर्टिकल है 345, 345, इसमें क्या प्रावधान है? तो सर आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किस में है दोस्तों? आर्टिकल 344 में। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 348। मैंने पहले आपसे बोला है कि आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, एक 43, 44, 45, 48। तो 48 में क्या है दोस्तों? एक तो अपना सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा का जो प्रावधान है वो किसके अंदर है? 348 के अंदर है। ठीक है सर। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 350 में दोस्तों क्या है कि शिकायत निवारण के लिए, शिकायत निवारण के लिए भाषा के प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 350 में। ठीक है सर। उसके बाद एक आर्टिकल पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 है। इसमें क्या है भाई? इसके अंदर दिया गया है 350 ए में मातृभाषा के प्रावधान, मातृभाषा के प्रावधान इसमें दिए गए दोस्तों, मातृभाषा के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है सर। तो हमने अभी बताया कि 343 से 351 तक जाना है, हम 350 तक आ चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों अपना बचा एक आर्टिकल 351। पेपर में कई बार आर्टिकल 351 भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? इसको ध्यान ये रखना है कि जो अपनी भाषा है, अपनी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है, भाषा के लिए दोस्तों क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश मतलब कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे अपनी हिंदी भाषा का क्या हो, उन्नति होती चली जाएगी। ठीक है सर। एक बार रिवाइज करेंगे जरा ने मेरे साथ। भाग कौन सा है दोस्तों? 17 है। आर्टिकल 343 से 351 तक जाना है। अनुसूची 8वीं है। 343 में क्या दिया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 में क्या दिया गया है कि राजभाषा आयोग का गठन आर्टिकल 344 के तहत हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीजी खेर थे, और उसकी स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। उसके बाद मैंने आपसे बताया दोस्तों कि आर्टिकल 345, तो इसमें प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 348 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनका प्रावधान, भाषाओं का प्रावधान है। आर्टिकल 350 शिकायत निवारण के लिए, इसमें आपकी भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और 350 ए होता है तो मातृभाषा का प्रावधान। ठीक। उसके बाद 351 भाषा के लिए निर्देश। उसके साथ साथ क्या केवल भाग 17 ही भाषा के लिए उत्तरदायित्व है, इसके अलावा कोई और भाग नहीं है? तो मैं आपसे बताऊंगा कि सर इसके 2 भाग और हैं जो आपने शायद ना पढ़े हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। एक तो भाग है दोस्तों 5, भाग कौन सा है? 5। और एक मैं आपको भाग बताऊंगा, एक भाग है 6। इनमें भी जो है अपनी हिंदी भाषा का प्रावधान मिलता है। कैसे कि सर भाग जो 5 है इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 120, आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 ये कहता है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान, 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान।
और जो भाग 6 है दोस्तों, इसका आर्टिकल है 210। आर्टिकल 210 ये कहता है कि जैसे राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, राज्य के अंदर दोस्तों क्या है, विधानमंडल, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात दोस्तों भाग की कर ली, हमने अनुच्छेद पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुसूची की। तो अपनी जो दोस्तों 8वीं अनुसूची है, अगली स्लाइड में मैंने कुछ भाषाएं लिखी हैं। अपनी जो 8वीं अनुसूची है, तो जब अपना देश आजाद हुआ था तो दोस्तों पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? पहले दोस्तों इसमें 22 भाषाएं नहीं थी। पहले जो इसमें भाषाएं थी मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषा। और वर्तमान जो अपना संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में दोस्तों अनुसूची जो भाषाएं जो हैं वो 22 भाषाएं। मतलब कहीं ना कहीं कितनी भाषाएं इसके अंदर हमने जोड़ रखी हैं? 8 भाषाएं इसके अंदर हमने जोड़ रखी है। तो 14 जो पहले भाषा थी वो कौन कौन सी थी? एक दोस्तों संस्कृत थी, एक हिंदी थी, उर्दू थी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, उसके बाद मराठी, बंगला और पंजाबी। ठीक है सर, गिन लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों ये तो भाषाएं जो थी ये पहले थी। वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 8 है। अब इन 8 भाषाओं को आपको याद जरूर रखना। ये जो मेन 8 भाषाएं हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं 8 भाषाओं से पूछा जाता है। ये आपसे नहीं पूछेगा कि 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये पूछता है कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है। तो आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखो सर, मैं आपको बताऊं 8 भाषाएं कैसे जोड़नी है। तो दोस्तों एक अपना संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ था अपना 1967। कब हुआ था? 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और इसमें मात्र एक भाषा जोड़ी गई और उस भाषा का नाम है सिंधी। उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों? सिंधी। ठीक, उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका भी सन याद रखना पड़ेगा सर, बिल्कुल। इनके सन और कौन सा संशोधन है ये आपको बहुत ज्यादा से याद रखना पड़ेगा। संशोधन ये हुआ था 71वां तुम्हारा दोस्तों 1992। और इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक का नाम था दोस्तों नेपाली, एक का नाम था भैया नेपाली, एक का नाम था मणिपुरी, एक का नाम मणिपुरी, और एक थी दोस्तों कोंकणी। एक क्या थी मेरे दोस्तों? कोंकणी। एक थी कोंकणी। अब इन्हें याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके लिए मैंने आपके एक ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक में केवल आपको नमक याद रखना है। तो न से हो जाएगा नेपाली, मैं से हो जाएगा मणिपुरी और कैसे हो जाएगा दोस्तों? कोंकणी। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है या नहीं? अब एक संविधान संशोधन और होता है, उस संविधान संशोधन को आप कैसे याद रख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो 21वां 71वां आपको याद है। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को जो है आप ऐड कर दीजिए। तो 21 71 को आप जैसे जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा। तो बस 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। और इससे कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी सर? 4 जोड़ी गई थी। एक थी बोडो, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी,
मैथिली, मैथिली, और उसके बाद आ जाएगी दोस्तों, मैथिली के बाद आ जाएगी संथाली, मैथिली, और एक है दोस्तों लास्ट संथाली। ठीक है सर, एक अपनी संथाली। तो अनुसूची 8 है, पहले भाषाएं 14 थी, अब भाषाएं 22 हो चुकी हैं। तो 8 भाषाएं कैसे कैसे जुड़ी हैं वो मैंने आपको सविस्तार बता दिया है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा मैंने आपसे बता दी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों संपर्क भाषा उसे कहते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में हम संपर्क कर रहे हैं, तो हम हिंदी लैंग्वेज से संपर्क कर रहे हैं, तो भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अपनी संपर्क भाषा हिंदी हो जाएगी। संपर्क भाषा देखो सर, मैं आपको बता देता हूं। संपर्क भाषा, जब प्राचीन काल था ना, पहले वाला काल, उसमें जो संपर्क भाषा थी पहले दोस्तों संस्कृत थी। पहले संपर्क भाषा कौन सी थी? संस्कृत। लेकिन जो आधुनिक काल है, इसमें संपर्क भाषा कौन सी हो चुकी है? अपनी हिंदी हो चुकी है। ठीक है सर, तो बिल्कुल इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अपनी वीडियो आज यहीं पर मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है अपनी, लेकिन ये अपनी जो वीडियो है, मैंने जो पढ़ाई है आपको हिंदी, वो मेरे हिसाब से तीसरी वीडियो है। ठीक है सर, आप इस वीडियो को देखने के बाद पहली वीडियो, दूसरी वीडियो जरूर देखेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी पूरी क्लास। आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है सर, और बिल्कुल आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।